दो कास्ट है और आपस में विवाद करने लगते हैं, ये गलत बात है। हमें वैसे रहना चाहिए जैसे समाज में कि एक दूसरे के मिश्रण की तरह रहना चाहिए, दूध पानी की मिश्रण की तरह भाईचारा बन करके रहना चाहिए, है ना। लोगों को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ये जातियां अलग है, समुदाय अलग है, धर्म अलग है ना। चलिए क्वेश्चन 3 आपको बता रहा है, जातिवाद के पोषक के लिए दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। अब जातिवाद के जो पोषक है उस पर लेखक के कुछ न कुछ परेशानी हुई है। आपत्तियां का मतलब परेशानी हुई है, क्या आपत्तियां हैं इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो जानने के लिए यहां पर आती है भैया कि जातिवाद के जो पोषक के लिए दिए गए तर्कों के लिए लेखक की आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा सर्व विभाजन में सर्व विभाजन व्यवस्था सार्वजनिकों के विभिन्न वर्गों के स्वाभाविक विभाजन से नहीं करती है। लोगों को क्या किया है कि स्वाभाविक विभाजन से नहीं करके उसकी मानसिक विभाजन कर लिया है। लोगों की स्वभाव में सिर्फ विभाजन होना चाहिए कि वो कास्ट है, लेकिन क्रियाकलापों के लिए होना चाहिए, है ना। लेकिन मन की जो जातिवादता है ये नहीं होनी चाहिए, और ये होकर के लेखक को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचने की काम करती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, जाति भारतीय समाज की सर्व विभाजन का ही स्वाभाविक रूप क्यों नहीं मानी गई है ना। आखिर जाति प्रथा जो है भारत के लिए स्वाभाविक क्यों नहीं माना गया है। तो यहां पर बात है भारतीय समाज में, किस समाज में, भारतीय समाज में है जातिवाद के आधार पर सर्व विभाजन को अस्वाभाविक क्यों की। यह स्वाभाविक रूप से माना गया था, हमें काम धामों के लिए माना गया था, है ना। जातिगत सर्व विभाजन का सार्वजनिक रुचि अथवा कार्य कुशल के लिए जरूरी थी। हमें सिर्फ जातिवाद किसके लिए, कार्य कुशल के लिए जरूरी थी, न कि लोगों की आपस में विवाद करने के लिए। कुशलता के आधार पर नहीं बल्कि उसे मानता है गर्भ एवं उसकी सर्व विभाजन गर्भ में ही जब बच्चे रहते हैं, है ना, तो उसको क्या होता है कि एक जाति प्रथा के सर्व विभाजन में उसे बांध दिया जाता है। जो आगे आने के बाद वो व्यवस्था हो जाती है, रुचि होने के बाद भी उसे एक जंजीर में बंध जाता है ना। जब बच्चा गर्भ में होते है बुआ, तो गर्भ में होने के बाद बच्चा जब जन्म ही नहीं लेता है, उससे पहले लोग क्या करते हैं, एक जातियों की बंधन में उसे बांध देता है। अब जन्म लेने वाले बच्चा को यह पता नहीं है कि धरती पर जाने के बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसे हम लोग किस में बांध देते हैं, एक जातियों की पेशाओं में बांध दी जाती है, और उसे अपनी जाति के आधार पर काम करने में लोगों को क्या करते हैं, मजबूर कर देती है ना। जिसके कारण मान के चलिए यहां पर बात आ जाती है कि कारण गरीबी और अकर्मण्यता की बढ़ावा बहुत ज्यादा हो जाती है। लोगों के जो काम करने, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी है ना, अब उसे काम है कि दाढ़ी मूछ बनाना है। अब दाढ़ी मूछ बनाने के लिए उसको क्या किया गया है कि मान के चलो उसको क्रियाकलाप दिया गया। अब उसमें मान के चलो उसको कोई व्यक्ति का मन है कि हमें दाढ़ी मूछ नहीं बनाना है, हमें कोई और काम करना है, और लोग उसको जबरन करेगा तो उसको न काम करने में मन न लगेगा, न दिल लगेगा, न दिमाग लगेगा। लोग क्या करेगा, वो काम को छोड़ देगा, है ना। और जब वो काम को छोड़ देगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, गरीबी आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगा, और जिसका कारण होगा कि वो बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलो ओके। तो अभी हम लोग चले हैं, फिर कहता है क्वेश्चन अगला है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है। सही बात है, जातिवाद को लेकर के भारत में जो है बेरोजगारी की समस्या प्रत्यक्ष रूप से कहिए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कहिए, बिल्कुल रूप से बन चुकी है ना। जैसे यहां पर आ रहा है जवाब इसका कि क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन सुन लिया जाए। जाति प्रथा, जो ऑनलाइन पे बच्चे हैं वो ऑनलाइन पे वाले अपना क्वेश्चन बना लेंगे, है ना, और ऑफलाइन वाले भी अपना क्वेश्चन बना लेंगे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। जवाब इसका हो जाएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में सर्व विभाजन का आधार जाति है। ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी का प्रमुख कारण होने का रीजन यह है कि भारत में जो है ना, जातियों का एक प्रमुख आधार मान लिया है लोगों ने, है ना।
कि जो जाति से जो आदमी बिलोंग करता है उस जाति के आधार पर उन्हें काम करना ही पड़ेगा, है ना, करे आधार बांधे, चाहे वो सार्मिक कार्य हो, चाहे वो सार्मिक कार्य हो, कुशल कार्य हो या नहीं हो, चाहे उस व्यक्ति को काम करने में मन लगता हो या मन नहीं लगता हो, फिर भी उसे उस काम को करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, दबाव दिया जाता है। उस कार्य में उसका रुचि हो या नहीं हो, चाहे उस व्यक्ति को उस काम करने में थोड़ा सा भी रुचि हो या रुचि नहीं हो, फिर भी काम करने के लिए उन्हें दबाव दिया जाता है। जन्मजात श्रम विभाजन कर उसे श्रम विशेष के लिए चुनाव कर लिया जाता है। सार्मिक में कार्य के जाते अभिरुचि हो, और लोगों को क्या किया जाता है कि उसे एक दबाव देकर के अपनी कार्यों के लिए बड़े कास्ट के लोगों ने निम्न कास्ट के लोगों पर दबाव देकर के जबरन भी उसे उस काम को करने के लिए लोगों के क्या करती है, प्रभावित करती है ना, जिसके कारण लोगों के उस काम करने में न तो दिल लगती है न दिमाग लगती है, और ऐसे ही चल कर के कारण वो कामों के लिए क्या करती है, छोड़ देती है। छोड़ देने के बाद, है ना, कुशल कार्य नहीं कर पाते, वो अपने काम को दिल या दिमाग से निकाल कर देती है। ऐसी हालात में वह बेरोजगार हो जाती है, और समाज दिन प्रतिदिन बेरोजगारी का बढ़ावा देते हैं, और क्या करता है कि लोग काम करने के लिए उसे दबाव देते रहता है, और उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है। उस व्यक्ति ने दबाव के कर में आकर के कहता है कि हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे, और जब काम करना छोड़ देगा तो उसके पास पूंजी आना बंद हो जाएगा। पूंजी आना हुआ मतलब बेरोजगार बैठ गया, और ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ कि आज भारत में बेरोजगारियों की संख्या सबसे ज्यादा हो गया है ना। अगली क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ्य में किन प्रमुख पहलुओं पर जाति प्रथाओं को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिलाया है। तो हम अभी जानते हैं कि लेखक ने इस पाठ में एक ऐसी क्रियाओं की पहलुओं को लाई है जिससे उसमें लोगों को क्या हो गया है कि उसका क्रिया हानिकारक पहुंचा रही है, अब लोगों के जीवन पर क्या कर रही है, हानिकारक पहुंचा रही है। किस तरह से? लेखक ने विविध पहलुओं में एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है जो निम्न प्रकार में आती है। तो किन इसमें देखिए, स्वाभाविक का नाम आता है। किसका? स्वाभाविक, मतलब उसका स्वाभाविक ये हो जाता है कि उसे काम करने पर लोगों ने क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। दूसरा हानि ये आ रहा है कि पहलुओं में जाति प्रथा को हानिकारक के लिए होता है। उसके बाद विभाजन आ जाती है, लोग आपस में इसको लेकर के क्या करते हैं, विभाजन कर लेते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं, जिसके कारण लोगों की समाज में अकुशलता बढ़ती चली जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब क्योंकि वो काम करना बंद कर दिया बेचारा, काम करना बंद कर दिया मतलब वो बेरोजगार हो गया, और ऐसा ही करते करते उसकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उसको काम में अभी रुचि भी नहीं है ना, लेकिन वो कुछ करने खाने के लिए उसे व्यवस्था भी होती है, मजबूरी भी होता है, जो कुछ लोग इसको सहन करती है। और ऐसे ही कर्मों के लिए युवाओं ने अपनी क्या करती है, सब कुछ पहलू को चेंज करना अच्छी मानती है। इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन जो आती है वो है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं की आवश्यकता मानी है। तो भारत में अच्छी लोकतंत्र के लिए, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए लेखक में के मन में कौन कौन सी विचार आई है। तो आंसर रहती है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक के जिन विशेषताओं का आवश्यक है वो बहुविध हितों में एक होना चाहिए। बहुविधों के साथ सभी लोगों में एकता होना चाहिए ना। हम सभी, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय के लोग क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र की पहचान उसी में बनेगा। दूसरा बात यहाँ पर आता है बुआ कि सबको उनकी रक्षा करना चाहिए, और उनकी क्या करनी चाहिए, जो हमारी जातिवादिता को जो विराज करते उसकी रक्षा करना चाहिए। प्रत्येक समंजन को एक साथ सामाजिक जीवन में उसे अबाध संपर्क कराना चाहिए, समस्याओं के साथ साधन करना चाहिए, उस उपलब्धियों को हमें मिलाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम भारत में जब भी रहे भाईचारा बन के रहे, दूध पानी की तरह मिश्रणों के साथ क्रियाएं करें, मिलजुल कर रहे, क्योंकि एकता में बल होती है, एकता में बल होती है। थैंक यू, पुनः मिलते हैं अगले चैप्टर में।